वेलकम एवरीवन। हमने स्टार्ट किया है एनएमडी के 2022 का पेपर और आज का हमारा तीसरा लेक्चर है। तो जाते हैं एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ, दैट इज 21। विच कंपाउंड रिएक्ट मोस्ट रैपिडली बाय SN1 रिएक्शन। आप लोग को मुख्तलिफ कंपाउंड दिए हैं और बताएं कि इसमें से SN1 रिएक्शन से सबसे ज्यादा तेज कौन से कंपाउंड के अंदर होगा। तो सबसे पहले आपको SN1 रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। 3 बातें मैं यहाँ पर लिखता हूँ SN1 के बारे में। मैं यहाँ पर एक डिजिट लिखता हूँ, दैट इज 321। 321 का मतलब क्या है? 3 का मतलब है कि SN1 रिएक्शन जो होगा ये टर्शियल अल्काइल हैलाइड के अंदर होगा। दूसरी बात 2 का मतलब है ये 2 स्टेप होगा। और तीसरी बात 1 का मतलब है ये यूनिमालिक्यूलर है, यानी सिर्फ एक ही मालिक्यूल इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, दैट इज सब्सट्रेट। अब यहाँ पर जो SN1 रिएक्शन है, पहली बार टर्शी, दूसरी बार 2 स्टेप और उसके बाद यूनिमालिक्यूलर। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखना है कि कौन सा कंपाउंड आप लोगों के पास टर्शी अल्काइल हैलाइड है, तो उसके अंदर SN1 रिएक्शन होगा। अब टर्शी का आपको पता होना चाहिए कि वो कार्बन जिसके साथ मजीद 3 कार्बन अटैच होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे टर्शरी अल्काइल हैलाइड और SN1 रिएक्शन इसके अंदर होगा। तो आप लोगों ने सबके स्ट्रक्चर ड्रा करने की जरूरत नहीं। आप लोग देख लो कि कौन से कंपाउंड के अंदर 4 कार्बन है। अगर पहले वाले को हम देख ले मीथेन है यानी 1 कार्बन है, दूसरे वाले को हम देख ईथेन है यानी 2 कार्बन है, तीसरे वाले को हम देख 2 मिथाइल 2 प्रोपेन है यानी 4 कार्बन है, और अगर हम चौथे वाले को देख ले प्रोपेन है तो 3 कार्बन है। अब अगर आप लोग इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करोगे, इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद आप लोग के पास ऐसा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा आप लोगों ने जानना है कि कार्बन को ढूंढ लो जिसके अंदर 4 कार्बन होंगे, वही आप लोगों का क्या है? उसी कंपाउंड के अंदर SN1 रिएक्शन रैपिडली होगा, यानी 2 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज टर्शियल अल्काइल हैलाइड। तो पहले का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, चार्ली। अब जाते हैं दूसरे एमसीक्यूज की तरफ। ये भी अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर से हैं। आपको दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। कौन से अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो इसके लिए 2 बातें होनी चाहिए। अगर सिर्फ अल्केन होगा तो कार्बन की तादाद बढ़ती है, कार्बन की तादाद इंक्रीज होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। लेकिन अगर आप लोग सबसे पहले यहां पर देख लो तो ब्यूटाइल 4 कार्बन, प्रोपाइल 3 कार्बन और 3 कार्बन, इन दोनों ऑप्शन को तो सबसे पहले नेग्लेक्ट कर लो। अब यहां पर देखो इधर भी 4 कार्बन है और इधर भी 4 कार्बन है, लेकिन अगर आप लोग इधर देखो तो N ब्यूटाइल है, कार्बन 1 2 3 4, N ब्यूटाइल आयोडाइड। और अगर आप लोग दूसरे वाले को देख लो तो 1 2 3 और एक चौथा कार्बन यहाँ पर, क्योंकि आइसो है। और मैंने आप लोगों को कहा था, पहले भी मैंने कहा है कि जितना चेन बढ़ते हैं और स्ट्रेट चेन जो होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली किससे ज्यादा होता है? जो ब्रांच चेन होते हैं उससे, क्योंकि यहाँ पर जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं उनकी तादाद बढ़ती है एज कम्पेयर टू आइसो वाले का। यहाँ पर 3 होंगे और यहाँ पर क्या हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। तो इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक्सेप्शनली आइसो से क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। इन दोनों को तो एमसीक्यूज से हटा ही दो। फिर आप लोगों को दूसरी कंडीशन ये देखनी थी, यहाँ पर आयोडीन है और यहाँ पर भी आयोडीन, इस चीज को भी जरा देखना है। अगर यहाँ पर फ्लोरीन होता तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता, यहां पर भी अगर होता उसका फिर भी बॉइलिंग पॉइंट कम होता, क्योंकि अल्काइल हैलाइड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक नंबर ऑफ कार्बन और दूसरा नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे आप लोग फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट वहां पर भी डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर N ब्यूटाइल होता और यहाँ पर N ब्यूटाइल आयोडाइड, N ब्यूटाइल फ्लोराइड, तो N ब्यूटाइल आयोडाइड वाले का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली ज्यादा होता ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ हेलोजन एटम। ठीक, तो दूसरे वाले का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज N ब्यूटाइल आयोडाइड, ऑप्शन नंबर 1। जाते हम सिक्यूज नंबर 3 की तरफ। ये आप लोगों से ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इफेक्ट SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के ऊपर कौन सी चीज इफेक्ट नहीं करती है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कार्बोकेटाइन, न्यूक्लियोफाइल या कार्बोनाइन। तो आप लोगों को मैंने यहां पर एक चीज बताई कि SN1 के लिए 321 टर्शरी 2 स्टेप और 2 स्टेप के बाद यूनिमालिक्यूलर, यानी सिर्फ एक ही मालिक्यूल यहां पर इन्वॉल्व होगा, दैट इज सब्सट्रेट। अब पहली बात जो है कौन सा उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट मैं बताता हूं आप लोगों को, कार्बोकेटाइन, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोनाइन। तो पहली बात तो आप लोग यहां पर देखो कि यूनिमालिक्यूलर टर्शियल अल्काइल हैलाइड, तो कार्बोकेटाइन इसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात नेचर ऑफ सॉल्वेंट कार्बोनाइन भी करता है। अब न्यूक्लियोफाइल और नेचर ऑफ सॉल्वेंट में थोड़ा सा पजल नहीं होने आप लोगों ने। अगर SN1 रिएक्शन को देखो तो 3 स्टेप है,
टू स्टेप है और वो आप लोग के पास टर्शियल अल्काइल हैलाइड के अंदर होता है। लेकिन उसमें जो पहले स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन बन जाते हैं और दूसरे स्टेप के अंदर वहां पर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक वो होना है। अब न्यूक्लियोफाइल वीक हो या न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मेनली जो क्या कहते हैं उसे नेचर ऑफ सॉल्वेंट आप लोग यूज करते हो, यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हो, यानी जो आप लोग का सॉल्वेंट होता है वही आप लोग का एक्ट करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वीक होगा स्ट्रांग होगा जो भी होगा वही जो सॉल्वेंट आप लोगों ने मेनली यूज किया है, आप लोगों ने वाटर यूज किया है या कोई ऐसा और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं तो वही आप लोग का न्यूक्लियोफाइल बेक करते हैं। तो तीसरी बात जो रहेगी वो न्यूक्लियोफाइल रह गए। तो न्यूक्लियोफाइल वीक हो या स्ट्रांग हो उसके ऊपर आप लोग के SN1 रिएक्शन का जो कोई भी अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन तो ऑलरेडी बन गए, वही जो सॉल्वेंट वो एक करता है न्यूक्लियोफाइल। अगर बाहर से भी न्यूक्लियोफाइल डालोगे तो फिर भी उसका रेट के ऊपर अफेक्ट नहीं करता है। तो जो SN1 है वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होता है। न्यूक्लियोफाइल वीक हो या स्ट्रांग हो जो भी हो तो आप लोग का जो रिएक्शन है वो उसी कंडीशन के साथ चलता रहता है। जाते हम सीक्वेंस नंबर 24 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। ये जो कंपाउंड दिया इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? वाटर है, क्योंकि सबके अंदर प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है, तो वो लॉस कर सकते हैं। वाटर भी एसिडिक है, इथेनॉल भी है, फिनोल भी और साइक्लोहेक्सानोल भी है। वाटर और इथेनॉल में अगर आप लोग देखो तो वाटर इथेनॉल से ज्यादा एसिडिक है। अगर आप लोग इथेनॉल को यहाँ पर देखो C2H5, मैं यहाँ से जब प्रोटॉन को लॉस कर देता हूँ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर अगर मैं वाटर को देख लूँ तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली अगर मैं फिनोल का स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा कर लूँ तो फिनोल में आप लोग देख सकते हो यहाँ से जब ये फिनोक्साइड आयन बन जाते हैं और ये आप लोग का क्या ये साइक्लोहेक्सानॉल है। ठीक, अब आप लोगों ने देखना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है। अगर वाटर और फिनोल इथेनॉल में देखो तो इथेनॉल के अंदर ये वाला जो C2H5 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये यहाँ से एकदम प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं एज कम्पेयर टू वाटर। तो वाटर और इथेनॉल में आप लोग को पता है कि वाटर ज्यादा एसिडिक है। और यहाँ पर भी अगर आप लोग देखो तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये जो आप लोग के पास ये रिंग स्ट्रक्चर में अल्काइल है यानी हाइड्रोकार्बन, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ऑक्सीजन की तरफ। लेकिन यहाँ पर जब फिनोक्साइड आयन बन जाते हैं तो ड्यू टू रेजोनेंस ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर और रिंग के अंदर ये वाला जो है ना ये शिफ्टिंग होती है। सिमिलरली नेगेटिव ये पूरा रिंग के अंदर यहाँ पर यानी 3-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बन जाती है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से फिनोक्साइड आयन स्टेबल होता है। आप लोग पढ़ते भी हो कि अल्कोहल, फिनोल और साथ में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके अंदर एसिड कौन से, तो सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर वहां उसके बाद जो दूसरा नंबर आते हैं वो फिनोल का आते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से फिनोक्साइड आयन के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबलाइज है। तो ये जो ऑप्शन है वाटर, इथेनॉल, साइक्लोहेक्सानॉल और फिनोल में जो मोस्ट एसिडिक है दैट इज फिनोल। आप लोग का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो फिनोल वाले। एमसीक्यूज नंबर 25 की तरफ जाते हैं और ये आप लोगों से ये कह रहे हैं कि बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन बोथ कंपोनेंट। ये एमसीक्यूज यहाँ पर मैंने लिखे और इसके जो ऑप्शन है वो भी मैं आप लोगों को साथ में बता देता हूँ। ये वाला है कि बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन बोथ कंपोनेंट हैव हाई कंसंट्रेशन, इक्वल कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, हाई एंड इक्वल कंसंट्रेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज इक्वल कंसंट्रेशन। बफर कैपेसिटी उस वक्त मैक्सिमम होगी जब दोनों जो कंपोनेंट है दैट इज एसिड है और उसका जो साल्ट है या बेस है उसका जो साल्ट है, दोनों की जो कंपोनेंट होंगे वो इक्वल अमाउंट में होंगे, कंसंट्रेशन इक्वल होगी, तो उस वक्त जो बफर कैपेसिटी होगी वो इक्वल होगी। इसको आप लोगों ने याद रखने ने। ठीक, जाते हम सीक्वेंस नंबर 26 की तरफ। आप लोग कह रहे हैं कि इफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज लार्ज द साल्ट इज, ये भी आप लोगों को मैं यहां से बता देता हूं कि व्हेन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP वैल्यू इज लार्ज, मोर सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल, मॉडरेटली सॉल्युबल, नो कंसंट्रेशन। तो जब KSP की यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की वैल्यू लार्ज होगी इसका मतलब ये है कि जो आप लोग का साल्ट है इट इज मोर सॉल्युबल, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, मोर होगी, क्योंकि उसके जो आयन है वो ज्यादा बनेंगे, आयन ज्यादा बनेंगे, क्योंकि हमें पता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, अपोजिट चार्ज आयन के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या होती है, अपोजिटली चार्ज आयन विच आर इन इक्विलिब्रियम विद कौन सा आयन है, उसका जो अपना जो आयन होता है अनसॉल्युबल जो पार्ट होता है ये यहाँ पर ऐसा। ठीक, अपोजिटली चार्ज आयन के दरमियान क्या ये एक प्रोडक्ट है KSP। तो इसकी वैल्यू जब ज्यादा होगी मतलब है ज्यादा आयनाइजेशन होगी तो साल्ट क्या होगा, ज्यादा आप लोगों के पास सॉल्युबल होगा। ठीक, जाते हम सीक्वेंस नंबर 27 की तरफ। वो आप लोगों से ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है सेम ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड। कौन से एलिमेंट है जिसके सारे के सारे कंपाउंड के अंदर उसका ऑक्सीडेशन
जो नंबर होगा वो सेम होगा, बेरिलियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ब्रोमीन। अगर आप लोग क्लोरीन को देख लो, क्लोरीन मुख्तलिफ कंपाउंड के अंदर मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके एसिडी लिख लेता हूँ, HClO में लिख लेता हूँ, इसी तरह फिर मैं HClO2 लिख लेता हूँ, HClO3 लिख लेता हूँ, HClO4, HClO5, तो +1, +3, +5, +7 मुख्तलिफ ऑक्सीजन स्टेट के अंदर आप लोग इसको देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। नाइट्रोजन की तरफ जब आप लोग जाते हो तो NO होता है, N2O होता है, HNO3 होता है, ठीक, मुख्तलिफ होती। इसी तरह ब्रोमीन के भी मुख्तलिफ, क्योंकि यहाँ पर भी तो d ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन अगर आप लोग बेरिलियम को देख लो, ये सिर्फ एक ऑक्सीजन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, डेट इज Be+2, ठीक, क्योंकि इसका अगर आप लोग एटॉमिक नंबर देख लो, बेरिलियम का 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लो 1s2, 2s2 और 2p0। तो वैलेंस शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और अगर आप लोग उसको देखो तो +2 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं बेरिलियम हर एक जगह पर, ठीक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बेरिलियम। जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 28 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 28 में हमसे ये पूछा है कि अ कैथोड हैज रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होता है, यहां पर भी मैं इसका आपको ऑप्शन बता देता हूं कि कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है लेस देन एनोड, मोर देन एनोड, सेम एज दैट ऑफ एनोड या 0। आप लोग को पता है कि रेड कैट, एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, रेड कैट, रेड और साथ में कैट, यानी रेड कैट का मतलब ये है कि रिडक्शन हमेशा के लिए कहां पर होता है, कैथोड के ऊपर होता है। यानी कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो एनोड से ज्यादा होगा। अगर आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वगैरह ये चीजें देखते हो तो हम जब देखते हैं तो रिडक्शन कहां पर होता है, वो कैथोड के ऊपर होता है, और ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, एनोड के ऊपर होता है, क्योंकि जो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है। आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि रेड कैट यानी रिडक्शन अकर एट कैथोड, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल बी मोर देन एनोड, ठीक। जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 29 की तरफ, और वो हमें ये है कि अ रेडियस ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम इज कॉल्ड व्हाट, कैटायनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, इक्विवेलेंट रेडियाई या एनायनिक रेडियाई। तो आप लोगों ने एक ट्रेंड याद रखना है कि जो साइज है यानी रेडियस है वो कैटायनिक रेडियाई जो होता है, कैटायनिक रेडियाई वो सबसे कम होता है। उसके बाद मैं अगर कम की बात करूं, उसके बाद आप लोग के पास जो एटम होता है वो जिस हालत में होता है उसके, और उसके बाद अगर आप लोग देख लो तो फिर एनायन का, ठीक। मैं क्या कह रहा हूं, कैटायनिक, एटम और एनायन, ऑर्डर ऑफ रेडियाई सबसे कम कैटायन को होते हैं, उसके बाद एटम को, उसके बाद एनायन का। अगर मैं आप लोग को मिसाल दे दूं, मेरे पास यहां पर मैग्नीशियम है, कौन है, मैग्नीशियम है, उसके बाद फिर मेरे पास जो मैग्नीशियम है वो Mg पॉजिटिव फॉर्म है, और उसके बाद जो मैग्नीशियम है वो Mg डबल पॉजिटिव में। तो ऑर्डर ऑफ रेडियाई क्या होगी, मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम पॉजिटिव, और उसके बाद मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव, ठीक। और अगर मैं यहां पर आप लोग एक और मिसाल दे दूं एनायन के केस में, अगर यहां पर आप लोग के पास ऑक्सीजन है, यहां पर आप लोग के पास ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लिख लेता हूं, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन -1 फॉर्म है, और यहां पर ऑक्सीजन -2 फॉर्म है। तो फिर सबसे कम रेडियाई किसकी होगी, ये जो ऑक्सीजन है सबसे कम की मैं बात कर रहा हूं, फिर इसकी होगी, उसके बाद ऑक्सीजन नेगेटिव, और उसके बाद ऑक्सीजन -2, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इनर इलेक्ट्रॉन के अंदर जो रिपल्शन होती है वो बढ़ती है, रिपल्शन बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा, रेडियाई बढ़ेगी, ठीक। इसके लिए आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि एनायन के केस में जितना चार्ज ज्यादा होता है उतनी रेडियाई जो होती है वो कम होती, ज्यादा होती है, और कैटायन के केस में जितना चार्ज ज्यादा होते है उतनी रेडियाई कम होती है। क्योंकि आप लोग देखते हो, मैं फॉर एग्जांपल इस मैग्नीशियम से आप लोग को मिसाल दे दूं, आप लोग को पता है कि मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज +2 है, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और तीसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक। अब जो रिपल्शन होती है वो न्यूक्लियस इस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन है, इनर इलेक्ट्रॉन, ये इसको रिपेल करता है, इसी को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब जितना वैलेंस और इनर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है तो आप लोग के पास क्या होता है, आप लोग के पास साइज बढ़ता जाता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन हो रही है, अंदर जो ताकत है वो तो बराबर है, प्रोटॉन की तादाद बराबर है। सिमिलरली मैं फिर ऐसा करता हूं कि अंदर ये जो है ना, ये तो 12 है, यहां पर 8, यहां पर इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, यहां पर 1 है। अब 1 और 8 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो यहां पर रिपल्शन थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक। अब मैं ऐसा करता हूं कि मैग्नीशियम को मैं डबल पॉजिटिव फॉर्म में ले आता हूं, अंदर न्यूक्लियर चार्ज बराबर है, क्योंकि अंदर से जो कैंसर है वो तो बराबर है,
ठीक। अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, अब 8 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 8 एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो 2 8 को रिपेल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए साइज बहुत श्रिंक कर जाएगा जब मैग्नीशियम +2 फॉर्म में होगा। और यहाँ पर ये अंदर वाले चार्ज बढ़ता है। कैटायन के केस में ये वाला जो चार्ज है वो ये तो सेम रहता है एनायन के केस में भी, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद एनायन के केस में ज्यादा होती है और ये वाले इलेक्ट्रॉन भी दोनों कंडीशन में बराबर होते हैं। लेकिन एनायन के केस कैटायन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है, अंदर इलेक्ट्रॉन वही बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन कम होती जाएगी। तो इसलिए आप लोगों ने ये चीजें याद रखनी है कि कैटायन के केस में एटॉमिक रेडियाई कम होती है और एनायन के केस में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल केस। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने क्या करना है, रेडियस ग्रेटर देन फ्रॉम इट्स पेरेंट एटम विल बी व्हाट, विल बी कॉल्ड एज एनायनिक रेडियाई। ठीक, जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 30 की तरफ। दैट इज द शेप ऑफ अमोनिया इज, अमोनिया की जो शेप वो कैसा है। अगर आप लोग अमोनिया को देखो, नाइट्रोजन को देखो, ग्रुप 5th से बिलोंग करता है, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 उसने बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया हाइड्रोजन के साथ, और कौन रह गया, एक लोन पेयर रह गया जो यहाँ पर इस तरह पिरामिडल की शेप में हो गया। और हमें पता है कि लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। अगर यहाँ पर लोन पेयर ना होता, बॉन्ड पेयर होता, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता दैट इज 109.5 डिग्री। अब एक लोन पेयर क्या करते हैं, एक लोन पेयर जो होता है वो 2.5 जो होता है वो जगह घेरता है। तो यहाँ पर 109 से आप लोग जब 2.5 को कम करते हो तो आप लोग के पास जो रेडियाई रह जाएगी दैट इज 107। अगर 2 लोन पेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर के केस में, तो 2.5 क्या हो जाता है, 2.5 5 हो जाते हैं। तो 109 से 5 को निकालो तो 104.5। इसलिए वाटर वाले केस में जो बॉन्ड एंगल होते हैं दैट इज 104.5 होता है, अमोनिया के केस में 107 होता है और मीथेन के केस में 109.5 होता है। एक लोन पेयर 2 जो जगह होती है वो आम इलेक्ट्रॉन से ज्यादा घेरते हैं, इसलिए यहाँ पर 107 हो जाते हैं। ये एक पिरामिड है और ये ट्राइगोन है, तो ट्राइगोन नन पिरामिडल होते हैं। बाई पिरामिडल नहीं होते, वो PCl5 के केस में हो जाते हैं। ट्राइगोनर प्लेनर अगर होता तो वो BF3 के केस में होता। ठीक, क्योंकि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, 120 का एंगल हो जाता है। ट्राइगोनर प्लेनर एक ही प्लेन पर होते हैं, फैन की तरह होते हैं। और अगर स्क्वायर प्लेनर को अगर हम देख ले तो ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, जहां पर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp2d हो जाती है या dsp2 वगैरह हो जाती है sp3 की जगह। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ जाती है, जिस तरह प्लाटिनियम टेट्रासायन वगैरह या कार्बोनाइल वगैरह के केस में हो जाते हैं। तो NH3 का जो शेप है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। ये हमारे पास 30 MCQs और हो गए। बाकी जो MCQs रहेंगे उसको मैं अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।